नमस्कार। इतिहास में कई राजवंश अपनी जीती हुई लड़ाइयों, अपने विशाल साम्राज्यों या अपनी दौलत के लिए जाने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी विरासत तलवार से नहीं, बल्कि कह सकते हैं छेनी और हथौड़े से लिखते हैं। आज हम एक ऐसे ही राजवंश की कहानी में उतरेंगे, चालुक्य। इन्हें दक्कन के वास्तुकार भी कहा जाता है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन्होंने पत्थर पर ऐसी कविता लिखी जो आज भी सदियों बाद हमें हैरान कर देती है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि चालुक्यों की कहानी सिर्फ युद्ध और राजनीति की नहीं है। ये कहानी है एक पहचान बनाने की। वो उत्तर और दक्षिण भारत की दो महान सांस्कृतिक धाराओं के बीच में बसे थे, और उन्होंने दोनों से सीखा, लेकिन किसी की नकल नहीं की। उन्होंने अपनी एक अलग, एक अनूठी शैली को जन्म दिया, जो आज भी दक्कन की पहचान है। तो चलिए इसी पहचान की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जब हम चालुक्य कहते हैं तो हम किसी एक साम्राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, है ना? ये कहानी थोड़ी और उलझी हुई है। बिल्कुल, इसे एक बड़े परिवार के पेड़ की तरह सोचना सबसे अच्छा है, जिसकी 3 बड़ी शाखाएं थीं, जो अलग-अलग समय पर और अलग-अलग जगहों से फैलीं। पहली और सबसे पुरानी जड़ थी बादामी के चालुक्य। इनकी राजधानी थी वातापी, जिसे आज हम कर्नाटक में बादामी के नाम से जानते हैं। जी बिल्कुल वही। तो यही असली शुरुआत थी 6ठी शताब्दी के आसपास। और इसी जड़ से फिर दूसरी शाखाएं निकली। हाँ, बादामी की शक्ति जब अपने चरम पर थी तो साम्राज्य का विस्तार हुआ, और पूर्वी दक्कन में, यानी आज के आंध्र प्रदेश में, एक नई शाखा स्थापित हुई, वेंगी के चालुक्य। इन्हें पूर्वी चालुक्य भी कहते हैं। अच्छा। और फिर कई सदियों बाद, जब बीच में राष्ट्रकूटों का दौर खत्म हुआ, तो एक तीसरी शाखा का उदय हुआ, जिसे कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य कहते हैं। तो कहानी के 3 मुख्य केंद्र हैं तीनों दक्कन में: बादामी, वेंगी और कल्याणी। तो कहानी शुरू होती है बादामी से। चलिए वहीं चलते हैं। इस वंश की नींव किसने रखी और वो कौन था जिसने इसे दक्कन की सबसे बड़ी ताकत बना दिया? शुरुआती नाम तो जयसिंह का आता है, लेकिन जिसे हम वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं, वो थे पुलकेशिन प्रथम। उन्होंने 543 ईस्वी में वातापी को अपनी राजधानी बनाकर एक संगठित राज्य की नींव रखी। लेकिन जिस शासक ने चालुक्य नाम को अमर कर दिया, वो थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। जी, इनका नाम तो सम्राट हर्षवर्धन के साथ हमेशा जोड़ा जाता है। ये तो उत्तर और दक्षिण के 2 सबसे बड़े सम्राटों की टक्कर थी। ये सिर्फ एक टक्कर में थे, ये भारतीय इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था। सोचिए, सम्राट हर्षवर्धन ने लगभग पूरे उत्तर भारत को एक झंडे के नीचे कर लिया था, और उनकी विजय यात्रा अब दक्षिण की ओर बढ़ रही थी। उस समय पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया। ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये दक्कन की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की एक तरह से घोषणा थी। उन्होंने साबित कर दिया कि विंध्य के दक्षिण में एक और महाशक्ति मौजूद है। और इसी जीत के बाद उन्होंने बड़ी बड़ी उपाधियां भी ली, जैसे दक्षिणापथेश्वर, यानी पूरे दक्षिण के स्वामी। ये तो अपनी सत्ता पर मोहर लगाने जैसा था। पर हमें इस घटना के बारे में इतनी सटीकता से पता कैसे चलता है? क्या इसका कोई ठोस सबूत है? इसका सबसे बड़ा और सबसे प्रामाणिक सबूत है ऐहोल अभिलेख। ये कोई साधारण शिलालेख नहीं है। ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखी गई एक संस्कृत प्रशस्ति है, एक प्रशंसात्मक कविता। कल्पना कीजिए, रवि कीर्ति उस चट्टान पर अपने राजा की जीत की कहानी लिख रहे हैं, और उन्हें पता है कि ये शब्द सदियों तक पढ़े जाएंगे। ये सिर्फ एक राजा का गुणगान नहीं था, ये इतिहास को अमर बनाने की एक कोशिश थी। और इसी वजह से आज हम उस युद्ध को इतनी स्पष्टता से जानते हैं। पुलकेशिन द्वितीय इतने शक्तिशाली थे, तो ये स्वाभाविक है कि उनके साम्राज्य की शाखाएं भी दूर दूर तक फैली होंगी। वेंगी की कहानी तो सीधे तौर पर उन्हीं से जुड़ी है ना? बिल्कुल। जब पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्वी दक्कन पर विजय प्राप्त की, तो उन्होंने अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। बाद में विष्णुवर्धन ने वहीं एक स्वतंत्र राज्य की नींव डाली, जो वेंगी के चालुक्य कहलाए। और दिलचस्प बात यह है कि ये शाखा बहुत लंबे समय तक चली। 5 शताब्दियों तक शासन करना ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि उन्होंने जरूर कुछ सही किया होगा।
क्या उनकी सफलता का राज उनकी राजनीतिक चतुरता थी या फिर उस क्षेत्र के दूसरे बड़े साम्राज्य चोलों के साथ उनके संबंध? दोनों ही बातें थी। उन्होंने बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में खुद को ढाला, कभी युद्ध किया तो कभी वैवाहिक संबंधों से शांति स्थापित की। चोलों के साथ उनके संबंध काफी जटिल थे, कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी, लेकिन वे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने में काफी हद तक सफल रहे, जो उनकी कूटनीतिक सफलता को दिखाता है। और फिर आती है तीसरी शाखा, कल्याणी के चालुक्य। इनका उदय एक तरह से चालुक्यों की वापसी जैसा लगता है। आप इसे चालुक्य पुनरुत्थान कह सकती हैं। बादामी के चालुक्यों के बाद दक्कन पर राष्ट्रकूटों का राज हो गया था। जब राष्ट्रकूट कमजोर पड़े तो उसी राजनैतिक शून्य को भरने के लिए तैलब द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्यों की नींव रखी। उन्होंने एक बार फिर चालुक्य पताका को दक्कन में फहराया। इस कल्याणी शाखा में विक्रमादित्य षष्ठ का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक योद्धा ही नहीं बल्कि कला और साहित्य के भी बड़े संरक्षक थे। निश्चित रूप से। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है उनके दरबारी कवि विल्हण का ग्रंथ विक्रमांक देवचरित। यह सिर्फ राजा की जीवनी नहीं है, यह उस दौर का एक आईना है। यह दिखाता है कि कैसे शासक अपनी विरासत को केवल युद्धों से नहीं बल्कि साहित्य के माध्यम से भी स्थापित करना चाहते हैं। विल्हण अपने राजा को एक महानायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो उस समय की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। राजनीति और युद्ध के अलावा एक साम्राज्य को चलाने के लिए एक अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था भी जरूरी होती है। क्या चालुक्यों के पास कोई खासियत थी? उनकी एक बड़ी ताकत थी उनकी नौसेना। वो जानते थे कि भारत का पश्चिमी तट अरब सागर के व्यापार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर ही वे इस समुद्री मार्ग पर अपना नियंत्रण और प्रभाव बनाए रख पाए। और उनके समाज के बारे में क्या? खासकर धार्मिक माहौल कैसा था? यहाँ एक बहुत ही प्रगतिशील बात देखने को मिलती है। चालुक्य राजा ज्यादातर वैदिक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने भव्य शिव और विष्णु मंदिर बनवाए, लेकिन साथ ही उन्होंने जैन और बौद्ध धर्म को भी पूरा संरक्षण दिया। ये सहिष्णुता वाकई काबिले तारीफ है, खासकर उस युग में। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ शासकों की व्यक्तिगत उदारता थी या फिर ये एक राजनीतिक जरूरत भी थी ताकि एक विविध आबादी वाले साम्राज्य में शांति और स्थिरता बनी रहे? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जवाब शायद दोनों में छिपा है। निश्चित रूप से ये एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी। एक विशाल साम्राज्य को एकजुट रखने के लिए सभी समुदायों को साथ लेकर चलना जरूरी होता है, लेकिन साथ ही ये उस दौर की भारतीय संस्कृति की मूल भावना को भी दर्शाता है, जिसमें अलग अलग आस्थाओं के लिए जगह थी। हमें बादामी की गुफाओं में हिंदू और जैन मंदिर एक दूसरे के पास मिलते हैं, जो इस सह अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण है। और अब हम आते हैं उस चीज पर जिसने चालुक्यों को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया, उनकी वास्तुकला। यही वो क्षेत्र है जिसने उन्हें दक्कन के वास्तुकार का खिताब दिया। उन्होंने वेशर शैली नाम से कुछ नया बनाया था। हाँ, और ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये शैली कैसे और क्यों विकसित हुई। जैसा मैंने शुरू में कहा था, चालुक्यों का साम्राज्य उत्तर की नागर शैली और दक्षिण की द्रविड़ शैली के संगम पर था। उन्होंने इन दोनों महान शैलियों के तत्वों को लिया और उन्हें मिलाकर एक नई चीज बना दी। ये सिर्फ दो शैलियों का मिश्रण नहीं था, ये एक तरह का राजनीतिक और सांस्कृतिक बयान था। राजनीतिक बयान? वो कैसे? वो इसके जरिए कह रहे थे कि हम उत्तर की शक्ति को भी समझते हैं और दक्षिण की कला को भी, लेकिन हमारी अपनी एक अलग पहचान है। इस बेसल शैली में आपको नागर मंदिरों जैसा ऊंचा शिखर मिलेगा और द्रविड़ मंदिरों जैसा विशाल मंडप और विन्यास भी। यह दक्कन की अपनी कलात्मक भाषा बन गई, जो ना पूरी तरह उत्तरी थी ना पूरी तरह दक्षिणी। ये चालुक्यों की अपनी पहचान थी, पत्थर में गढ़ी हुई। अगर किसी को इस अनूठी शैली को समझना हो तो उसे कहाँ जाना चाहिए? कौन सी जगहें इसकी सबसे बेहतरीन मिसालें हैं? 3 जगह हैं जो चालुक्य वास्तुकला की पूरी कहानी बयां करती हैं: ऐहोल, पट्टादकल और बादामी। आप इन्हें इस कला के विकास के 3 चरण मान सकती हैं। शुरुआत ऐहोल से करते हैं। इसे भारतीय मंदिरों का पालना कहा जाता है। यह तो बहुत बड़ा खिताब है। और ये बिल्कुल सही है। ऐहोल एक तरह की वास्तुकला की प्रयोगशाला थी। यहाँ 100 से भी ज्यादा मंदिर हैं जो अलग अलग डिजाइन और शैलियों में बने हैं। ऐसा लगता है जैसे शिल्पकार यहाँ नए नए प्रयोग कर रहे थे, कभी नागर शैली में, कभी द्रविड़ शैली में और कभी दोनों को मिलाने की कोशिश में। यहाँ का दुर्गा मंदिर या लाड खान मंदिर जैसे शुरुआती मंदिर दिखाते हैं कि वो कैसे सही संतुलन की तलाश में थे। अगर ऐहोल एक प्रयोगशाला थी,
तो क्या इसका मतलब यह है कि वहां हमें कुछ असफल प्रयोग भी देखने को मिलते हैं? क्या कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो उतने शानदार नहीं बन पाए? बहुत अच्छा सवाल है। असफल शायद सही शब्द न हो, लेकिन अपरिपक्व जरूर कह सकते हैं। एहोल में आपको ऐसे मंदिर दिखेंगे जहां संरचनात्मक अनुपात शायद उतना सटीक नहीं है या जहां दो शैलियों का मिश्रण थोड़ा अटपटा लगता है। लेकिन यही तो एक प्रयोगशाला की खूबसूरती है। हर प्रयोग आपको कुछ सिखाता है और इन्हीं शुरुआती कोशिशों ने आगे चलकर पट्टदकल के चमत्कारों की नींव रखी। तो एहोल अगर प्रयोगशाला थी तो पट्टदकल को हम विश्वविद्यालय कह सकते हैं, जहां ये कला अपने शिखर पर पहुंची। इसे तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। बिल्कुल, पट्टदकल वह जगह है जहां चालुक्य शिल्पकारों ने आत्मविश्वास के साथ कहा, अब हम इन शैलियों में माहिर हो चुके हैं। यहाँ की सबसे अनोखी बात यह है कि एक ही परिसर में आपको नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के परिपक्व और भव्य मंदिर अगल-बगल खड़े मिलेंगे। ये भारत में शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। यहाँ का विरूपाक्ष मंदिर, जो द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट नमूना है, इतना प्रभावशाली है कि इसने आगे चलकर कई और महान मंदिरों को प्रेरित किया। और तीसरा केंद्र बादामी, जो उनकी राजधानी भी थी। यहाँ की वास्तुकला इन दोनों जगहों से अलग है ना? यहाँ तो गुफा मंदिर है। हाँ, बादामी में हमें रॉक कट वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण मिलता है। यहाँ ईंट या पत्थर जोड़कर मंदिर नहीं बनाए गए, बल्कि लाल बलुआ पत्थर की विशाल चट्टानों को अंदर से काटकर और तराशकर पूरे के पूरे मंदिर बना दिए गए हैं। ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। और यहाँ भी हमें वही धार्मिक समन्वय दिखाई देता है। कुछ गुफाएं भगवान विष्णु को समर्पित हैं, कुछ शिव को, और एक पूरी गुफा जैन तीर्थंकरों को समर्पित है। ये दिखाता है कि कला और धर्म उनके साम्राज्य में कैसे साथ साथ चले। जब मैं इन मंदिरों की तस्वीरें देखती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि कैसे पत्थर में इतनी जान फूंकी जा सकती है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये कला का एक जीता जागता सबक है। लेकिन हर महान साम्राज्य की तरह इनका भी अंत हुआ। जी, ये इतिहास का चक्र है। बादामी के चालुक्यों का अंत तब हुआ जब उनके ही एक सामंत राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने उन्हें हराकर दक्कन में अपने साम्राज्य की नींव रखी। एक शक्ति का अस्त, दूसरी का उदय हुआ। कल्याणी शाखा का साम्राज्य भी समय के साथ कमजोर हो गया। 12वीं शताब्दी के अंत तक उन्हीं के क्षेत्रों में नई शक्तियां उभरने लगीं, जैसे दक्षिण में होयसल, देवगिरी में यादव और वारंगल में काकतीय। चालुक्यों की विरासत इन नए राजवंशों ने संभाली, लेकिन उनकी कला और वास्तुकला की छाप हमेशा बनी रही। इस पूरी चर्चा को समेटे तो ये साफ है कि चालुक्यों ने सिर्फ एक मजबूत साम्राज्य ही नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने कला के माध्यम से उत्तर और दक्षिण के बीच एक पुल का निर्माण किया। उनकी वेसर शैली सिर्फ वास्तुकला नहीं, बल्कि एक साझा संस्कृति बनाने का एक सफल प्रयास था। उनकी यह विरासत आज भी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के उन मंदिरों में सांस ले रही है। बिल्कुल सही। और ये हमें एक जरूरी बात सोचने पर मजबूर करती है। जब हम आज की दुनिया में फ्यूजन या संस्कृति के मिश्रण की बात करते हैं, चाहे वो संगीत हो, खाना हो या वास्तुकला, तो क्या हम उसी प्रक्रिया को नहीं देख रहे जिसे चालुक्यों ने आज से लगभग 1400 साल पहले पत्थर में सिद्ध कर दिया था? शायद इतिहास हमें यही सिखाता है कि महान चीजें अक्सर संगम से ही पैदा होती हैं। ये सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा विचार है। आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी का शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो इस चर्चा को लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।